गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। हम्म। चलिए, तो अपन आज इस बैच में कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। बेसिक के साथ में एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे। यानी कि ये बैच मैथ्स का आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, कोई भी पोर्शन पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। अपन यहाँ पर संख्या से शुरू करेंगे और गणित के जितने भी लॉजिक होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उन तमाम बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लगभग 3 महीने अपन इस बैच को चलेंगे, सिर्फ गणित गणित के, और 2 क्लासें प्रतिदिन होगी। यानी कि एक ही दिन में आपकी 2 क्लासें लगेगी गणित की। एक क्लास के अंदर अपन बेसिक गणित सीखेंगे, जिसके अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग भी सीखेंगे। आपको पहाड़े याद करने हैं और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब, ये आपको याद करना है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपको टेबल आनी चाहिए, आपको स्क्वायर आना चाहिए, आपको क्यूब आना चाहिए, और जहां पर कैलकुलेशन सीखनी होगी वहां पर अपन कैलकुलेशन को सीखेंगे। फिर बता दूं, जो बेसिक जोड़ बाकी गुणा भाग होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद को करनी है। अब मैं आपको ये कभी नहीं बताऊंगा 3 + 3 कितना होता है, या 4 में से 3 गया तो कितना बचा। ये तो आप सबको पता है कि अगर 4 में से 5 गया तो कितना बचा, ये आप सबको पता है। जो सीखने की चीज है, जिसके बारे में अपन स्कूल लेवल पर कभी डिस्कस नहीं किया, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले सीखेंगे संख्या, कि संख्या क्या होती है, या कितने प्रकार की संख्याएं होती है, और कैसी कैसी संख्या अपन को देखने को मिलती है। तो मोटा मोटी यहाँ पर अपन 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि साहब संख्या क्या होती है। एक आपने सुना होगा अक्षर, सुना है किसी ने अक्षर? सुना है? हिंदी के अंदर पढ़ते हैं अपन अक्षर, कि साहब जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अक्षर होती है। वैसे ही गणित के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है अंक। क्या होती है? अंक। तो संख्या अंकों से बनती है। किससे बनती है भाई? अंकों से। एक या एक से अधिक अंक मिलकर किसकी रचना करते हैं? संख्या की। अगर मैं आपके सामने अगर मैं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 210, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर अंकों की संख्या कितनी है भाई? इनके अंदर अंकों की संख्या 3 है, लेकिन संख्याएं एक ही है। 210 एक संख्या है, तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अगर मैं आपके सामने सिर्फ एक लिखता हूं तो मैं इसे क्या कहूंगा? अंक कहूंगा या संख्या कहूंगा? तो क्या मैं इसे संख्या नहीं कह सकता? तो संख्या की सिंपल सी परिभाषा आप यूं समझ सकते हैं कि एक अंक या एक से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है, तो मैं इसे संख्या भी कह सकता हूं। क्या एक संख्या नहीं है? क्या एक संख्या नहीं है? क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम। लगाओ हेडिंग। एकदम प्रॉपर रूप से नोट्स बनाना भाई। ऐसी ऐसी चीजें आपको इस बैच में मिलेगी जो आपको किसी भी एक किताब के अंदर नहीं मिलेगी। यानी कि बहुत सारी किताबों को मिलाकर जो क्रीम चीज होती है वो आपको इस बैच में मिलेगी। एकदम व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छे नोट्स बनाना, ताकि 10,000 साल तक आपके काम आए। आपके पोते, आपके पड़पोते, उनको फिर कोचिंग ना करनी पड़े। उनके लिए कहते हैं ना कि मैंने अपने 7 पीढ़ियों का, वो क्या कहते हैं ना, हाँ ठीक है, तो आपको भी 7 पीढ़ियों का सुख कर देना है कि मेरे को 7 पीढ़ियों के बाद में गणित ना पढ़नी पड़े, किसी किताब को खरीदना ना पड़े।
इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवा देंगे। ओके, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, क्या बोलते हैं भाई, नंबर सिस्टम। भाई संख्या पद्धति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन लगभग 8-9 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 8-9 टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। जो आप यूनिट डिजिट पढ़ते हो, जो आप भाजकता पढ़ते हो, जो आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हो, जो आप वर्गमूल घनमूल पढ़ते हो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, घातांक और करनी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें इसी के अंदर आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो संख्या पद्धति के अंदर अपन ने बात की सबसे पहले संख्या के बारे में। किसके बारे में, संख्या के बारे में। तो संख्या की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, एक या एक से अधिक अंक मिलकर किसकी रचना करते हैं, मिलकर संख्या की रचना करते हैं, संख्या की रचना करते हैं। ठीक है भाई, ये होगी संख्या। एक या एक से अधिक अंक मिलकर किसकी रचना करते हैं, संख्या की। अब संख्या, मैंने आपके सामने लिखा एक शब्द संख्या। तो संख्या कितने प्रकार की होती है, मैंने कहा था कि संख्या कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की संख्याएं होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की संख्याएं होती है। 3 कौन कौन सी, एक वे संख्याएं जो अपन हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं, एक वो संख्याएं जो हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं। जैसे कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इस बैच की फीस कितनी है, तो आपने बताया कि मान लो कि 100 रुपए इसकी फीस है। कितने रुपए फीस है, 100 रुपए। तो 100 आपके सामने एक संख्या आ गई, 100 आपके सामने क्या आ गई, संख्या आ गई। तो 100 एक ऐसी संख्या है जिसे अपन रेगुलर हमेशा अपने जीवन में काम में लेते हैं, व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं। तो इसी के आधार पर गणितज्ञों ने कहा कि संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक वे संख्याएं जो अपने व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरा आपके सामने आ जाएगा काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, काल्पनिक संख्या। अब चूंकि काल्पनिक संख्या ये भी होती है, ये भी काल्पनिक ही होती है। जो वास्तविक संख्या होती है वो भी काल्पनिक होती है। इसको सेपरेट इसलिए कर लिया क्योंकि अपन इसको व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं, लेकिन इनको व्यवहारिक जीवन में काम में नहीं लेते। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे, क्या आपने कभी √4 काम में लिया है, रूट √-2, इसको व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हो क्या, नहीं। तो ये संख्या कैसी हो गई, काल्पनिक संख्या होगी। अब तीसरी प्रकार की जो संख्या आती है वो आती है मिश्रित संख्या। वो क्या आती है, मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या कैसे, जैसे कि ये जो आपने √-2 लिखा है इसे कहते हैं आयोटा। इसे क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। एक गणित की टर्म्स है आयोटा, जो काल्पनिक संख्याओं के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आयोटा। जैसे कि आपने लिखा -2। जो वास्तविक संख्या होती है जो अपन हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन में काम में लेते हैं, जैसे कि लिख दिया किसी ने 20, 40, 3, 2, ऐसी बहुत सारी संख्याएं। अभी तक अपन ने क्या बात की, संख्याएं 3 प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और तीसरी कौन सी है, मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी, जो अपन रेगुलर अपनी लाइफ में काम में आती है, जो डेली बेसिस पे अपन काम में लेते हैं, वो हो गई। और जो काल्पनिक संख्या है जो अपने रेगुलर जीवन से संबंधित नहीं है, जिन्हें आयोटा कहा जाता है। अब जब इन दोनों को एक साथ में लिखा जाता हूं तो वो तीसरी प्रकार की संख्या हो जाती है और उसे क्या कहेंगे, मिश्रित संख्या। जैसे कि मैंने कह दिया 20 प्लस आयोटा, 20 प्लस आयोटा। आपके सिलेबस में सीखने की जो चीज है वो ये, अपन सिर्फ इसके बारे में बात करें। काल्पनिक संख्याएं, मिश्रित संख्याएं अपने किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। अगर आप एक अच्छे लेवल की इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी करते हो तो वहां पर इसकी स्टडी की जाती है, लेकिन अपन को कंपटीशन का एग्जाम देना है, इसलिए अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे।
आगे तीनों बातें समझ में। संख्या तीन प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या जो है अपन इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अपने जो सिलेबस का हिस्सा रहेगा वो कौन सी रहेगी, वास्तविक संख्या। कौन सी रहेगी, वास्तविक संख्या। अब इसका अगर मैं और आगे क्लासिफिकेशन करूं तो वास्तविक संख्याओं को फिर से इन्होंने दो भागों में बांटा है। इनको कितने भागों में बांटा भाई, दो भागों में बांटा है। वास्तविक संख्याएं एक वे जो पूर्णांक होती हैं, जिन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर, ठीक है। अब दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या क्या होती है बताओ भाई, जो पॉइंटों में लिखी जाती हैं, जिसे पॉइंटों में लिखा जाता है। और पूर्णांक संख्या कौन सी, इसी के अंदर अपन वापस से पढ़ते हैं। एक तो पूर्णांक संख्या और एक क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या, और क्या पढ़ेंगे भाई, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या, और इनके अलावा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, और क्या पढ़ेंगे बोलो, वो इसके अंदर आ जाएगी, प्राकृत संख्याओं के अंदर, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। अब दशमलव संख्या के अंदर दो प्रकार के दशमलव आते हैं। कितने प्रकार के दशमलव आते हैं भाई, दो प्रकार के दशमलव आते हैं। एक, जैसे कि कोई भी संख्या आपने लिखी, जैसे कि मैं लिखा 0.235, इसके बाद में ये संख्या खत्म हो गई, इसके बाद में ये संख्या खत्म हो गई, यानी कि ये दशमलव क्या हो गया, शांत हो गया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। इसलिए इसको क्या कहेंगे भाई, शांत दशमलव। यानी कि एक निश्चित जगह पर जाने के बाद में जो संख्या खत्म हो जाए, जैसे कि आपने लिखा भाई 5/2, क्या लिखा आपने, 5/2। जब आप 5 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, और पीछे बचा, यानी कि अपन जो फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं वो क्या निकला, 2.5। 2.5, यानी कि दशमलव के बाद में इसे और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर ये शांत हो गया, खत्म हो गया। और एक होता है आपका अशांत, एक क्या होता है, अशांत। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है कि जो अनंत तक जाए, जो कहां तक जाए भाई, अनंत तक जाए। जैसे कि आपने लिखा 10/3, तो इसे क्या लिखेंगे, 3.33333। आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, खत्म भी नहीं होगा, ये शांति नहीं हो रहा, ये अनंत तक जा रहा है। अगर कोई भी संख्या रिपीट हो रही है तो यहां पर 3 पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में संख्या 3 रिपीट हो रही है, इसी के आधार पर इसको फिर से दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, फिर से दो भागों में, कि अशांत जो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, आवर्ती अशांत दशमलव। इसे क्या कह सकता हूं, आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। और जो रिपीट नहीं हो रहा, हर संख्या के बाद में नहीं आ रहा, जैसे कि 2 के बाद में 3, 4, 5, 8, 7, 6, 3, 2, 9, ऐसे चलता रहता है। जो सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही, जो सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही, पॉइंट के बाद में हर बार अलग अलग आ रहा है, उसे क्या कहूंगा, अनावर्ती अशांत दशमलव। अब एक एक करके इनके बारे में अपन बात करेंगे।
अपन बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। अपन बात करेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में, दशमलव संख्या क्या होती है, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। एक बार वापिस इन सभी चीजों का रिवीजन करो कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा संख्या। संख्या कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। संख्या कितने प्रकार की भाई, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। जो अपन रेगुलर जीवन में अपन काम में लेते हैं उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। जो कि अपने काल्पनिक और मिश्रित अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए अपन उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की, कौन कौन सी, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितने प्रकार की, एक वो दशमलव जो एक संख्या के बाद में खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो शांत हो गए कि भाई अब आगे मैं और नहीं चलूंगा, उन्हें क्या कहेंगे, शांत दशमलव। और जो शांत नहीं होते उन्हें क्या कहेंगे, जो पॉइंट के बाद में चलते रहते हैं, उनका कोई अंत नहीं है, वो क्या हो गए, अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में आता। फिर संख्याओं के बारे में अपन अलग अलग इनके बारे में और 2 संख्या ऐड करेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, से अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक उतार लिया। एक बार इस टेबल का मन ही मन में देख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। दो मिनट लगेंगे, आप एक बार वापिस से देख लो कि संख्या कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संख्या है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या है 2 प्रकार की, पूर्णांक संख्या है और दशमलव संख्या। दशमलव संख्या है 2 प्रकार की, अशांत दशमलव और शांत दशमलव। अशांत दशमलव फिर से 2 प्रकार का, कौन कौन सा, जो पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शांत दशमलव के बारे में लिखा 0.25, खत्म। अशांत आवर्ती अशांत दशमलव क्या है कि जो रिपीट हो रहा है, कि जैसे कि 0.242424 और ऐसे ऐसे करते ये चलता रहता है। अनावर्तित अशांत दशमलव क्या है, 0.24364321219 और ऐसे ऐसे करता ये चलता ही जा रहा है, ऐसे ये चलता ही जा रहा है। अब जो संख्या रिपीट हो रही है ना, जैसे कि आवर्ती के अंदर 0.2424, तो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, जो संख्या रिपीट होती है उन्हें इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे कि 0.24 पे क्या लगा दूंगा, बार, कि यहाँ पर ये 2424 जो है रिपीट हो रहा है, 2424 जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक और टर्म इसके अंदर सीखते हैं, फिर इनके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपने कभी सुना हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कोई बताएगा कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपने बचपन में इसको खूब पढ़ा है और एग्जैक्ट अपने किताब में ऐसा लिखा आता है कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिन्हें भिन्न में लिखा जा सके। देखो, वे संख्याएं जिन्हें कैसे लिखा जा सके, भिन्न में लिखा जा सके, वह संख्या, वे संख्याएं, ऐसे लिखो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें भिन्न में लिखा जा सके, भिन्न में लिखा जा सके। कोई भी संख्या आपने लिखी, कोई भी संख्या जिसे P बटा Q के फॉर्म में लिखा जा सके। कैसे लिखा जा सके, P बटा Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां यानी कि हर में आपको 0 नहीं मिलना चाहिए,
कोई भी संख्या जिसे भिन्न में लिखा जा सके। भिन्न का मतलब क्या होता है? आपने लिखा 2/1, आपने लिखा 1/2, आपने लिखा 3/4, आपने लिखा 6/5। ये सारी क्या है भाई? ये सारी भिन्न संख्या है। ये सारी क्या है? ये भिन्न संख्या है भाई। भिन्न का मतलब क्या होता है? जिन्हें अंश और हर में लिखा जा सके वही तो भिन्न होता है। भिन्न का मतलब क्या हो गया? जिन्हें अंश और हर में लिख सके वो क्या होती है? भिन्न होती है। तो किसी भी चीज, किसी भी संख्या को अगर आप भिन्न में लिख देते हो ना, तो वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी भाई? परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या क्या होती है? पल्ले बढ़ गया। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं 2/0, तो क्या यह परिमेय संख्या होगी? क्यों? क्योंकि ये मना कर रहा है किसके लिए? कि हर में आपको क्या नहीं मिलना चाहिए। अगर हर में 0 मिल रहा है तो फिर वो कैसी संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। वो कैसी संख्या नहीं है भाई? परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि आपसे कोई पूछे अपरिमेय संख्या के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे अपरिमेय संख्या के बारे में, तो परिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल अपन लिख लेते हैं। जैसे कि आपने लिखा 3/2, 1/2, आपने लिख दिया 4, ठीक है, और आपने लिख दिया कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 16। ओके, और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें भिन्न में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिन्हें किस में नहीं लिखा जाए? जिन्हें भिन्न में ना लिखा जाए, ना लिखा जाए, वे कौन सी संख्या होती है भाई? अपरिमेय संख्याएं होती है। वे कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे कि आपने लिख दिया कोई भी अपरिमेय संख्या जिन्हें भिन्न में नहीं लिख सकते। आपने लिखा √-2, क्या आप इसे भिन्न में लिख सकते हो? नहीं लिखा जा सकता। एक आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि साहब ये पाई जो होता है, इस पाई को कैसे लिखेंगे? ये जो पाई होता है, इस पाई को कैसे लिखेंगे? परिमेय संख्या में आएगा या अपरिमेय संख्या में आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। किस में आएगा? गलत। 22/7। अब सुनो इसकी कार्य कि साहब ये जो पाई होता है ना, ये जो पाई होता है ना, इसका एग्जैक्टली मान क्या है? 3 पॉइंट, याद है किसी को? याद है किसी को? 3.1415। और आगे ये चलता रहता है, आगे ये चलता रहता, खत्म नहीं होता। अपन मोटा मोटा हमेशा लेते हैं कि 3.14 पाई का मान होता है कि साहब या तो 3.14 ले लो या फिर इसका मान ले लो 22/7। ये इसका एक अनुमानित आंकड़ा है, एग्जैक्ट आंकड़ा अपन ये नहीं कह सकते। ये क्या है? एक अनुमानित। गणितज्ञों ने कहा कि भाई इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए अपन इसको 22/7 के फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि पाई का मान 22/7 ही होता है। एग्जैक्ट जो आंकड़ा होता है वो होता है 3.1415 और इसके बाद में चलता रहता, खत्म नहीं होता पाई का मान। अब जैसे कि कोई भी संख्या आपने लिखी 2.15689209 और ये संख्या आप ऐसे लिखते चलते जाते हो, तो क्या इसको भिन्न में लिख सकता हूं मैं? इसको भिन्न में लिख सकता हूं क्या? इसको भिन्न में नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको भिन्न में नहीं लिख सकता तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? अगर मैं इसको भिन्न में नहीं लिख सकता तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। क्या मैं, ये संख्या भी आगे खत्म नहीं हो रही, पाई का मान आपने लिखा 3.1415 समथिंग समथिंग, आगे ऐसा कुछ जा रहा है, तो क्या मैं इसे परिमेय संख्या कह सकता हूं? नहीं कह सकता। अगर एग्जैक्ट पाई का मान 22/7 होता तो मैं क्या कह देता? अगर मैं यहाँ पे 22/7 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। 22/7, 22/7 क्या एक भिन्न संख्या है? 22/7 क्या है? एक भिन्न संख्या है। लेकिन पाई का मान ये एक माना हुआ है, मोटा मोटा माना हुआ है कि 22/7, काम चल जाएगा आपका। लेकिन जो एग्जैक्ट इसका मान है पाई का वो है 3.1415 और ऐसे करके कुछ आगे चलता है। तो पाई आपकी क्या है भाई? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या।
दोनों बातें समझ में आ गई? अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई है तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस, थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस। अब मुझे बताओ, आपने वास्तविक संख्या देखी और आपने वास्तविक संख्या दो प्रकार की देखी, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। तो क्या मैं इन संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकता हूं, हाँ या ना? अभी आपको इसके बारे में सबको नॉलेज है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो क्या मैं इन्हें परिमेय संख्या कह सकता हूं, हाँ कि ना? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, ये होगी आपकी परिमेय संख्या। अब चलते हैं इधर, आपने कोई भी दशमलव संख्या यहां पर लिखी, जैसे कि यहां पे लिखा आपने शांत दशमलव 0.25, तो क्या मैं इसे भिन्न संख्या बना सकता हूं? बनाया जा सकता है कि साहब ये पॉइंट खत्म, बट्टे में कौन आ गया, 100, तो 25/100 बन गया, 1/4 बन गया, एक भिन्न संख्या बन रही है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, ये भी क्या है भाई आपकी, ये भी क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या, ये भी क्या हो गई परिमेय संख्या। अब चलते हैं अपन आवर्ती आसान दशमलव की तरफ। अपन इसके बारे में बात करेंगे कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यानी कि इस संख्या को भी अपन भिन्न में लिख सकते हैं 0.24 पर बार। तो इसके बारे में बात करेंगे, लिखेंगे कैसे। अगर इसको मैं भिन्न में लिख सकता हूं तो क्या मैं इसे परिमेय संख्या कह सकता हूं, हाँ कि ना? नहीं समझे? ये जो आपने लिखा है 0.242424, यानी कि 2424 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर बार आएगा 24 के ऊपर। इसको भी लिखने का एक तरीका है, अभी मैं आपको बतलाऊंगा। इसको भिन्न में लिखा जा सकता है। अगर मैं इस आवर्ती आसान दशमलव को भिन्न में लिख सकता हूं तो क्या मैं इसे परिमेय संख्या कह सकता हूं, कह सकता हूं। यह भी आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये भी कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब अपन चलते हैं अनावर्ती आसान दशमलव की तरफ। 0.243657 ऐसी करके ये संख्या अनंत तक जा रही है और इसे भिन्न में नहीं लिख सकते, तो क्या मैं इसे परिमेय संख्या कह सकता हूं? तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती क्या हो जाएगी भाई, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। बात समझे कि नहीं? किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई, अभी तक की बातें किसको समझ में आ गई? ये अनंत तक जा रहा है, लेकिन इसको एक लिखने का तरीका है कि इसको मैं भिन्न में लिख सकता हूं, इसको मैं एक भिन्न में लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे अभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप टेंशन मत लेना कि सर ये अनंत तक जा रहा है, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है? यहां तक उतार लो, यहां तक बात समझ में आ गई, उतार लो भाई। उतार लिया? चलिए अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? अपन ने शुरुआत की थी संख्या, संख्या के बारे में अपन ने कहा था कि अंकों से मिलकर संख्या बनती है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। तो अंक के बारे में मैं कह सकता हूं कि अंक हमेशा अकेला होता है। अंक कैसा होता है, अकेला होता है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है और संख्या कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी है भाई, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्र संख्या। काल्पनिक संख्या और मिश्र संख्या के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या पुनः कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, और पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। वेरी गुड। फिर अपन बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। कौन कौन सी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या खुद है पूर्णांक संख्या। अभी अपन एक संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। इसके अंदर तीसरी चीज आप डाल सकते हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, वो सब के बारे में बात करेंगे। ओके। फिर अपन ने बात की थी दूसरा प्रकार कौन सा, दशमलव। दशमलव के अंदर भी 2 चीजें हैं,
एक जो पॉइंट के बाद में एक निश्चित स्थान पर खत्म हो जाता है कि साहब इसके बाद में खत्म हूं मैं, कुछ नहीं, तो वो कैसा दशमलव हो गया, शांत हो गया। और दूसरा कि जो दशमलव के बाद में चलता रहता है अनंत तक जाता है, तो वो कैसा दशमलव है भाई, अशांत दशमलव। और अशांत के अंदर भी वही चीज कि कोई भी दशमलव के बाद में रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3 4 2 3 4 2 3 4 2 दशमलव के बाद में आ रहा है, ये कैसा दशमलव हो गया, आवर्ती, यानी कि रिपीट हो रहा है साहब। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो रिपीट नहीं होता 3 4 पॉइंट 3 4 6 8 10 12 13 14 15 ऐसे चलता रहता है, उसे क्या कहेंगे, अनावर्ती, यानी कि वो रिपीट नहीं हो रहा। आगे बात समझ में। फिर अपन ने इसके बाद में अपन ने बात की थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकते, और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कि कोई भी संख्या जिन्हें भिन्न में लिखा जा सके, सिंपल सी भाषा ही है कि कोई भी संख्या जिन्हें भिन्न में लिखा जा सके, जिन्हें अंश और हर में लिखा जा सके, वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जिन्हें भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, वो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 3, ये क्या है भाई, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। क्या आप 3 को भिन्न में लिख सकते हो, हैं कि साहब 3 के बट्टे में 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बट्टा 1, अगर इसके बट्टे में 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 3 बट्टा 1 जो संख्या बनी है वो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए फिर इसके बाद में अपन कुछ और सीखते हैं। देखो, अगर आपने बचपन सामान्य से गुजरा है तो आपने एक संख्या रेखा पढ़ी होगी, पढ़ी है भाई संख्या रेखा, अरे पढ़ी है कि नहीं, संख्या रेखा पढ़ी है कि अपने मास्टर जी बताते थे ये एक क्या है, संख्या रेखा है। ये क्या है भाई, और यहाँ पर है 0, यहाँ पर कौन है, 0 से 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक। फिर 0 से पहले कोई भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे करते माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक। ऐसी संख्या रेखा पढ़ी है बचपन में, सबने पढ़ी कि साहब 0 से इधर कोई भी संख्या जा रही है वो कैसी है, वो है धनात्मक, वो क्या है, धनात्मक। और 0 से इधर कोई भी संख्या जा रही है वो कैसी है, ऋणात्मक। का मतलब क्या हो गया भाई, नकारात्मक, यानी कि जो माइनस की वैल्यू है। जो ये संख्या रेखा होती है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी कि वे संख्याएं जो कैसी हो, जो धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो, वो कैसी संख्या, जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, वो कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। तो मैं पूर्णांक के बारे में ऐसा लिख सकता हूं क्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर हिसाब 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 और ऐसे से करते अनंत तक जाए। और 0 से पहले -1 -2 -3 और माइनस का अनंत, माइनस का अनंत। थोड़ा सा इसको -1 -2 और ऐसे से करते माइनस अनंत। ये कौन सी संख्या हो गई, ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब वापिस आते हैं अपन इस संख्या रेखा पर। अगर मैं सिर्फ माइनस माइनस वाली संख्याओं को छोड़ दूं संख्या रेखा पर, सिर्फ इन माइनस माइनस वाली संख्याओं को छोड़ दूं, तो इसके बाद में कौन सी संख्या आती है, 0 से लेकर अनंत तक। तो इनको क्या कहते हैं भाई, इनको 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। कि साहब मैंने सिर्फ नेगेटिव जो इंटीजर्स है उनको छोड़ दिया, उसके बाद में कौन बचा, 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक। तो वो कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्ण संख्याओं के बारे में आप कैसे लिखोगे, बताओ देखिए। 0 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करते कहां तक भाई, अनंत तक।
जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या है। और कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है, नेगेटिव नहीं, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। तो वो कैसे हो गए? पूर्ण संख्या हो गई। अब मैं यदि इस जीरो को छोड़ दूं और यहां से शुरू करूं, 0 1 2, जीरो को छोड़ दो, 1 2 और अनंत तक चलता हूं, तो इसे क्या कहेंगे? इन्हें क्या कहेंगे भाई? प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं। दोनों लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो प्राकृत संख्या है, पहली आपकी पूर्ण संख्या, दूसरी आपकी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, और तीसरा आप क्या समझ रहे हैं भाई? प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या क्या होती है? जो कहां से शुरू हो? 1 2 3 4 और ऐसे से करते करते अनंत। कहां तक? अनंत तक। जब आपने धनात्मक संख्याओं के बारे में बात की थी, क्या धनात्मक संख्याओं के अंदर आपने जीरो को शामिल किया था? नहीं। जब आपने बात की ऋणात्मक संख्याओं के बारे में, तो क्या आपने जीरो को शामिल किया था? तो मैं जीरो के बारे में क्या लिख सकता हूं कि जो जीरो होता है ना, जो जीरो होता है ना, वो क्या नहीं होता? ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। लिख लो इस बात को कि जीरो, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अरे समझे कि नहीं? पल्ले बड़ा? चलिए एक बार फिर से जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले अपन ने बात की थी संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है? एक या एक से अधिक अंक मिलकर किसकी रचना करते हैं? संख्या की। फिर मुझे बताओ संख्या कितने प्रकार की? कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, और जो आप अपने जीवन में रेगुलर काम में लेते हैं वे कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या। जो काल्पनिक है, जैसे कि आपने लिखा √-2, ये क्या हो गई भाई? काल्पनिक संख्या। और जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों जब मिल जाएं तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? मिश्रित संख्या। आगे बात समझ में? तो काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्याओं के बारे में अपन कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं। किसी भी कंपटीशन के अंदर इसका प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगर आप जेईई, नीट जैसे सब्जेक्ट की तैयारी करें तब आपके ये काम का है, अदरवाइज ये आपके काम का नहीं है। तो अपने काम का कौन सा है भाई? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? वास्तविक संख्या होती क्या है? जो रेगुलर जीवन में काम में ली जाती है। जैसे कि आपसे कह दे कि भाई 100 रुपए दे, तो जो एक 100 है, एक क्या है? एक संख्या। 100 क्या है? एक संख्या है। तो ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। दशमलव संख्या भी फिर से कितने प्रकार की? 2। कौन कौन सी? शांत और शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? जो एक निश्चित स्थान पर क्या हो जाए? शांत हो जाए, खत्म हो जाए, कि उनके बाद में उसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। वो कैसी संख्या? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव का मतलब क्या हो गया? जो पॉइंट के बाद में चलता जाए, खत्म होने का नाम भी ना ले, जो अनंत तक चलता जाए, तो वो कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव। अब अशांत के अंदर भी बहुत दो चीजें आ गई। एक वो जो पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.242424 अनंत तक लिखा जाए, तो ये रिपीट हो रहा है। इसमें रिपीट कौन हो रहा है? 2 4 रिपीट हो रहा है भाई। ये 2 4 फिर आ गया, फिर 2 4 आ गया, फिर 2 4 आ गया, ये रिपीट हो रहा है। लेकिन जा कहां तक रहा है? अनंत तक जा रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? आवर्ती अशांत दशमलव। इसे क्या कहेंगे? आवर्ती अशांत दशमलव। और दूसरा आपके सामने आ गया अनावर्तित अशांत
दशमलव। अनावर्ती का मतलब क्या हो गया, जो रिपीट नहीं हो रहा, जो रिपीट नहीं हो रहा। कहां पर, इस दशमलव के बाद में, जैसे कि 2 4 3 6 5 4 3 2 1 9 और ऐसे करते अनंत तक जाए, जो खत्म होने का नाम भी ना ले और रिपीट भी ना हो, तो वो क्या हो गया आपका अनावर्ती अशांत दशमलव। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। और इसके बाद में अपन ने बात की थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। सुना है ना बचपन में परिमेय संख्या क्या होती है, नहीं सुना? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें किस फॉर्म में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वे कैसी संख्या होती है कि जिन्हें मैं सीधा सीधा छोटे से शब्द में समझना चाहूं कि वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पर p अंश है और q क्या है, हर। जिन्हें अंश और हर में लिखा जा सके, लेकिन हर में कौन नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। हर में कौन नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और जिन्हें भिन्न संख्या में नहीं लिखा जा सकता, वो कौन सी संख्या। अगर कोई आपसे आके पूछ ले कि बता पाई का मान जो होता है वो क्या होता है, पाई का मान अपरिमेय संख्या होती है। वारे वाह, पाई का मान कितना होता है, 22/7 एक मान माना हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3.14। अपन बचपन में ये पढ़ते हैं कि पाई का मान आपको कितना लेना भाई, 3.14 लेना है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा आगे और चले तो 3.1415 और ऐसे करते ये अनंत तक जाता है, ये खत्म नहीं होता, ये खत्म भी नहीं हो रहा। और इसके अंदर अंकों का रिपीटेशन भी नहीं है, अंकों का क्या नहीं है, रिपीटेशन भी नहीं है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, पाई कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो पाई का मान हमेशा कैसा माना जाएगा, अगर पाई का मान आपको 22/7 देके फिर प्रश्न पूछे कि बताओ 22/7 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान आपको दे दे कि पाई का मान आपको 3.14 नहीं लेना है, आपको पाई का मान 22/7 लेना है, अब मुझे बताओ 22/7 क्या है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। सिंपल सा लॉजिक अपन को लगाना है। 22/7 क्या है, एक भिन्न संख्या है। भिन्न का मतलब क्या हो गया, जिन्हें अंश और हर में लिखा जा सके। भिन्न का मतलब क्या होता है, जिन्हें अंश और हर में लिखा जा सके, वो कैसी संख्या, उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। जब आपके सामने 22/7 उन्होंने लिख दिया कि बताओ 22/7 क्या है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, कि साहब 22/7 कैसी लिखी हुई है, ये एक भिन्न के रूप में लिखी हुई है, और जो भी भिन्न में होगा वो कैसी संख्या होगी, वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। आई बात समझ में। पाई अगर सिंपल सा ऐसा प्रश्न पूछे कि बताओ परिमेय संख्या है फिर अपरिमेय संख्या, तब आपका जवाब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तब आपका जवाब क्या होगा, अपरिमेय। अगर आपसे 22/7 देकर प्रश्न पूछे बताओ 22/7 क्या है, तब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि साहब ये पाई का मान है, ये किसका मान है, 22/7 किसका मान है, पाई का मान है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, सिंपल सा आपको ये सोचना है कि 22/7 कैसी संख्या, एक भिन्न संख्या। कैसी संख्या, एक भिन्न संख्या। और जो भी भिन्न संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। वो कैसी संख्या होगी भाई, परिमेय संख्या। अब कोई डाउट रहा मन में, 22/7 क्या है भाई, परिमेय संख्या। कि जिसको भिन्न में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या, और जिसको भिन्न में नहीं लिखा जा सके वो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब वापिस चलते थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, जैसे कि आपने पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात की थी कि साहब पूर्णांक संख्या कौन सी, जो माइनस अनंत से लेकर कहां तक जाए, प्लस अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या क्या होती है कि 0 1 2 3 4 ऐसे करते कहां तक जाए, अनंत तक जाए। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 और कहां तक जाए, अनंत तक जाए। अब आप मुझे बताओ ये जो पूर्णांक संख्या होती है जितने भी है, इनके बारे में और भी आएगी, ऐड करेंगे। जितने भी पूर्णांक संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जैसे कि आपके सामने लिखा है, यहाँ पर किसी भी एक संख्या को उठा ले, यहाँ पर अपन ने उठाया 3 को, तो क्या 3 एक भिन्न संख्या है, हाँ कि ना, कि साहब 3 तो नजर तो नहीं आ रही भिन्न, भाई भिन्न है कैसे, भिन्न का मतलब क्या हो गया, जो अंश और हर में हो। यहाँ पे तो एक ही अंक नजर आ रहा है, इसका हर कहाँ है। अगर मैं 3 के अंदर 1 का भाग दे दूं तो क्या यह गलत होगा,
क्या इसकी वैल्यू पर, 3 की वैल्यूशन पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका अंश, और ये क्या हो गया? तो ये कैसी संख्या है? जिनको भिन्न में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या। मैंने सिंपल सा 3 को लिखा, तो 3 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 3 क्या होगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके हर में एक हमेशा रहता है, लिखा नहीं जाता, बस इतना सा फर्क है। नहीं समझे कि भाई मैंने लिखा 4, आपको पता है कि 4 के बट्टे में 1 है, ये माना जाता है कि इसके बट्टे में 1 है, लेकिन बस इसे लिखा नहीं जाता, इसे लिखा नहीं जाता है। बट्टे में 1 है तो अपन को हर मिल रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। समझ गए ना मेरी बात? तो 4 भी क्या है भाई? आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी? जो भिन्न में लिखी जा सके। अगर सिंपल सा अंक आपके लिखा आता है 6, तो 6 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं जो शांत दशमलव है, जो शांत दशमलव है, क्या वो परिमेय संख्या होगा? जो शांत दशमलव है क्या वो परिमेय संख्या होगा? आपने लिखा 0.5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि साहब पॉइंट खत्म, बट्टे में कौन आ गया? इसे मैंने लिख दिया 5/10। ये कैसी संख्या बन गई? एक भिन्न संख्या बन गई। और जो भिन्न संख्या होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? परिमेय संख्या। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आवर्ती अशांत दशमलव भी कैसी होगी? परिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब 0 के बाद में ये संख्या तो अनंत तक जारी है, 0 के बाद में ये संख्या अनंत तक जारी है, तो इसको एक लिखने का तरीका होता है, वो अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में कि इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी हर में एक भिन्न संख्या में बनाया जा सकता है कि ये पॉइंट खत्म हो गया, बट्टे में कोई संख्या आएगी। अब वो कैसे आएगी उसकी पूरी एक अलग अलग गणित है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब अगर आपके सामने अनावर्ती अशांत दशमलव की बात करें, 0 के बाद में 0.2 4 3 6 5 4 3 2 1 9 ऐसे करके अनंत तक जा रहा है, इसे भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इसलिए अनावर्ती अशांत दशमलव को क्या कहेंगे? जिनको भिन्न में नहीं लिखा जा सकता वो कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ो। इसके बाद में अपन ने बात की थी संख्या रेखा के बारे में। बचपन में पढ़ी है संख्या रेखा? सुना कभी इसके बारे में? संख्या रेखा क्या होती है? चलो एक बार जितना भी अभी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करो, देखें। जितना भी अभी तक पढ़ा है एक बार वापस से मन ही मन रिवीजन कर लो, क्योंकि ये चीजें कुछ कुछ समझने वाली है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप समझ के चलना कि आपको पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ गया। अभी तक जो पढ़ा है कौन खड़ा होकर सुनाएगा मुझे? कौन सुनाएगा? विद्या सुनाएगी? निशा सुनाएगी। निशा खड़ी हो जा। हाँ जितना आ रहा उतना बता दे, कोई जरूरी नहीं है कि अपन लाइन टू लाइन बताना है। जितना तेरे को समझ में आ गया अपने आप कड़ी से कड़ी तेरे दिमाग में फोटो बन गया, आई एम श्योर। हाँ बता दे। ऊपर देखना है कैसा? एक बार देख लो, एक बार देख लो फिर मैं बता दूंगी। है मैंने आपको मौका दिया एक बार देखने का, है ना? हाँ बताओ। ठीक है ठीक है। हम्म हम्म अपने काम की नहीं है, अपन इनको नहीं पढ़ेंगे, हैं? अपन को कोई लेना देना नहीं है इनसे। फिर हाँ 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 हाँ
हम्म 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 हम्म। खत्म हो कौन जाती रहे। हाँ। हम्म 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 हम्म। सही बताया भाई इसने। बैठ जाओ, प्रिंस खड़ा हो जा, सुना दे, जल्दी से सुना दे, तब तक मैं 2 कप चाय पी लेता हूँ। एक से एक अधिक से। हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म 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 हम्म। ठीक है भाई, सही बताया भाई इसने। चलो अब आगे बढ़ो। देखो, अपन ने बात की थी संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने देखी है कभी? अरे अपने मास्टर जी ने बताया ना, एक संख्या रेखा है, जीरो बीच में रहता है, इधर चलोगे तो माइनस में, उधर चलोगे तो इसलिए अपन ने यहाँ पर कह दिया कि जीरो से इस तरफ जो भी संख्या होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, नेगेटिव नहीं होगी। और जीरो से पहले पहले कैसी होगी, ऋणात्मक, नेगेटिव, अनंत से लेकर कहां तक जा रही है भाई लाइन, पॉजिटिव अनंत तक। और इसी लाइन को क्या कहा उन्होंने, पूर्णांक संख्या। इसी लाइन को उन्होंने क्या कहा, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई कि साहब 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, और जीरो से पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस ऐसे ऐसे करते कहां तक, माइनस अनंत तक। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि पूर्णांक संख्या क्या होती है तो क्या कहोगे कि माइनस अनंत से लेकर 0 1 2 और प्लस अनंत तक, तो वो कैसी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। अगर मैं इनमें इस संख्या रेखा के अंदर इन माइनस वाली संख्याओं को छोड़ दूं और कहां से शुरू करूं, जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 और ऐसे करते करते कहां तक, अनंत तक, तो वे कैसी संख्या है भाई, वो कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो गई, जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 और ऐसे करते कहां तक, अनंत तक की संख्या है, कैसी है, पूर्ण संख्या। अब यदि मैं इसी के अंदर जीरो को छोड़ दूं कि साहब मुझे जीरो को नहीं लेना, मुझे सिर्फ धनात्मक संख्याओं को लेना है, सिर्फ धनात्मक संख्याओं को। भाई आपको पता है कि जीरो क्या नहीं है, ना तो धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। अगर मैं सिर्फ धनात्मक संख्याओं को लेता हूं तो वे कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी हो गई कि 1 2 3 4 और ऐसे करते कहां तक, अनंत तक की संख्या कैसी होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। अब इन्हीं प्राकृत संख्याओं के अंदर 2 संख्याएं और मिलती है, कौन कौन सी, एक सम संख्या और विषम संख्या। तो प्राकृत संख्या के अंदर चौथा बिंदु डाल दो बोली कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, और कौन सी है भाई, दूसरी अपन इसके अंदर देखने वाले हैं विषम संख्या। एक तो होगी सम संख्या और एक क्या हो गई, विषम संख्या। विषम संख्या, सम संख्या क्या होती है, कोई बताएगा आप में से? वे संख्याएं जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वे क्या होती है, सम संख्या। जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वे कैसी संख्या है, और जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वे कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या हो गई आपकी वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसमें 2 का
2 से भाज्य हो, वे संख्या जो 2 से भाज्य हो, वे संख्या जो 2 से भाज्य हो। स्कूल वाले बच्चे थोड़ी ना हो कि 2 का पूरा पूरा भाग जाए, ऐसा लिखोगे, है ना, थोड़े मैच्योर बच्चे हो ना, तो ऐसे लिखो, वे संख्या जो 2 से भाज्य हो। भाज्य का मतलब क्या हो गया, जिसमें भाग जा रहा है, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं। वे संख्या जो 2 से भाज्य हो, जैसे कि आपने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे से करते कहां तक, अनंत तक की संख्या है। अब अपन को किसी भी संख्या, जैसे कि कोई भी संख्या आपको दे दे, मैंने लिखी 2, 4, 8, 3, 6, 4, 2, 0, इतनी बड़ी संख्या अपन के सामने आ गई। अब अपन से पूछे कि बताओ ये भाज्य सम संख्या है कि विषम संख्या। सम संख्या है, कैसे मालूम पड़ा, लास्ट के सिर्फ एक अंक पकड़ना है, लास्ट का सिर्फ एक अंक पकड़ना है। अगर लास्ट का एक अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 में 0 आ गया, 10 में क्या आ गया, कि अगर इकाई अंक आपको क्या मिले 0, 2, 4, 6, 8, अगर आपको इकाई अंक ये मिलता है तो वो संख्या हमेशा किससे भाजित होगी, 2 से हमेशा भाजित होगी। इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो अपन को भाग देना नहीं है कि साहब मैं तो पहले इसके अंदर 2 का भाग दूंगा। कैसे दूंगा, पूरी ऐसी डिजाइन बना के दूंगा कि यहाँ पर मैं 2 का भाग दे रहा हूं, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे भाग दूंगा। ऐसे भाग नहीं देना है। तो अपन अब आगे की क्लास में सीखेंगे भाजकता के नियम। क्या सीखेंगे, भाजकता के नियम। तब मैं आपको बताऊंगा कि किस संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा, किस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे अपन मालूम करेंगे। भाग दे के मालूम नहीं करना है, उसका भी कुछ तरीका होता है। अगर 2 की भाजकता का नियम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जो लास्ट का अंक होता है ना, तो ये संख्या है और इसका लास्ट का अंक क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, इकाई अंक, यूनिट डिजिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, इकाई अंक कहते हैं। अगर आपको इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिले, उस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और इसके अलावा कोई भी संख्या अपन को इकाई अंक के रूप में मिलती है इनके अलावा, तो वो 2 से भाजित नहीं होगी। जो 2 से भाजित नहीं होगी वो कैसी संख्या, विषम संख्या। जो 2 से, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, वे संख्या है, वे संख्या है जो 2 से भाज्य ना हो। लिख लो, देखे, वे संख्या है, वे संख्या है जो 2 से भाज्य ना हो। वे संख्या है जो किससे भाज्य ना हो भाई, 2 से। कैसी संख्या होती है, विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या कौन सी, 1, फिर और इसके बाद में अनंत तक की संख्या है, अनंत तक की संख्या। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। अब भाज्य संख्या के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है, ताकि आपको भाज्य संख्या अपने आप समझ में आ जाएगी। अब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन बताएगा, अभाज्य संख्या क्या होती है, याद है किसी को, हाँ बताओ। सिर्फ उसी संख्या का भाग जा रहा है। चलो मैंने लिखा 11, क्या अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, यानी यस या नो है। तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 1 और, कि भाई अगर आप 11 के अंदर 1 का भाग दोगे तो 11 बार जाएगा। अगर आप 11 के अंदर 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो इसके अंदर 2 संख्याओं का भाग चला गया भाई। तो फिर यह अभाज्य संख्या कैसे हुई, तुम्हारे अनुसार वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाता हो, वे कैसी संख्या होती है। तो इतना सा बोल के नहीं छोड़ना है कि स्वयं के अलावा या खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग, कोई भी संख्या होगी, कैसी भी संख्या होगी, कितनी भी गंदी संख्या होगी ना, उसके अंदर भी 1 का भाग जाता है, उसके अंदर भी 1 का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें
एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो। ठीक है, एक सिंपल सी लाइन में यदि मैं कहना चाहूं, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 हो। अब गुणनखंड क्या होता है साहब? कोई भी संख्या आपने लिख दिया भाई 12, तो 12 के गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और स्वयं 12 हो गया। तो ये 12 का क्या है भाई? गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये 12 के क्या है? ये 12 के फैक्टर है। ये क्या है? 12 के गुणनखंड है सर, गुणनखंड है। ये 12 के गुणनखंड कैसे? कि 12 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 12 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 12 के अंदर 3 का भी भाग जाता है, 12 के अंदर 4 का भी भाग जाता है, 12 के अंदर 6 का भी भाग जाता है और 12 के अंदर 12 का भी भाग जाता है। तो ये 12 के साहब इतने सारे गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 और, लेकिन ऐसी कोई संख्या जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हो, ऐसे संख्या जिनके गुणनखंड कितने हो? सिर्फ 2 हो, वो कैसी संख्या होगी? और 2 गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक कौन होगी? स्वयं। एक तो 1 होगा उसका गुणनखंड और एक वह स्वयं संख्या। तो उसके गुणनखंड कितने हो गए? तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? अर्थात जिनके गुणनखंड कितने हो? जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 हो। कितने हो? सिर्फ या केवल 2 हो। जिनके गुणनखंड केवल 2 हो, 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी भाई? अभाज्य संख्या। आगे भाई, पीली जस्ट पी, अरे ले जा। तो अभाज्य संख्या, तो आप में से कौन बताएगा पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? संख्या रेखा की तरफ चलते हैं, अपन 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 और ऐसे से करते अनंत तक। अब इनमें से सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 नहीं है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो 1 के अंदर किसका भाग जा रहा है भाई? भाई सर तो आपने क्या लिखी? जिनके गुणनखंड 2 हो। जिनके गुणनखंड कितने हो? तो क्या आप 1 के 2 गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गुणनखंड इसका 1 ही है, यानी कि 1 के अंदर 1 का भाग जा रहा है और किसी का भाग, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 है ही नहीं। जब किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 नहीं हो सकते तो वो कैसी संख्या नहीं हो सकती? अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब फिर अपन आगे चलते हैं 2 की तरफ। तो 2 के गुणनखंड 1 है और 2 है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई एक जो संख्या 1 है इसको अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके गुणनखंड 2 नहीं है। इसके गुणनखंड 2 नहीं है, और जिनके 2 गुणनखंड नहीं होते वो कैसी संख्या नहीं होती? बात समझ गए? तो आपकी पहली अभाज्य संख्या हो गई 2। 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में 11 के बाद में 13 के बाद में 17 के बाद में 19 के बाद में 26 के बाद में 29 के बाद में 31 के बाद में 37 के बाद में 41 के बाद में 43 के बाद में 47 के बाद में 53 के बाद में हैं 51, 17 या 51। भाई देखो 51 का क्या हो गया? 1 हो गया और 51 खुद हो गया और 17 हो गया और 3 हो गया। इसके गुणनखंड इतने सारे हो गए, इसके गुणनखंड इतने सारे हो गए ना। ये कैसी संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। आई बात समझ में है कि नहीं?
यहाँ तक उतार लो, अरे उतार लो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम है ना केरल में बैठे हैं। कैसा लगता है कि हम केरल में बैठे हैं, है ना? बहुत ज्यादा बारिश आती है ना केरल में, आती नहीं आती? भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ आती है? भारत में मुख्य भूमि केरल में। केरल में बारिश आती रहती है, जज गई तब आ गई, है ना? तड़ा तड़ चलता रहता है उधर। उधार लिया? चलो अब बताओ, अगर कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 9। 25 से लेकर 50 तक पूछे तो 6। 50 से लेकर 75 तक पूछे तो 75 से लेकर 75 से लेकर 100 तक पूछे तो 4। अगर कोई आपसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक तो 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? सिंपल सा प्रश्न ये पूछ ले कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी अभाज्य संख्या होती है? कौन कौन सी 9 संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 23 तक चले। तो यहां पर अपन को कितनी संख्या मिली भाई? 9 अभाज्य संख्या मिली। और उसके बाद में आपको कितनी मिलेगी? 1 2 3 4 5 6 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है कि साहब? 9 ये और 6 ये, कितनी हो गई? आ रही बात समझ में कि नहीं? कोई आपसे पूछे 1 से 25 तक कितनी संख्या है? 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 कितनी? और 1 से लेकर 100 तक कैसे कि 9 और 6 और 6 और 4, इन सबको जोड़ा तो कितनी आ गई? 25 आ गई। इन सबको जोड़ा तो कितनी आ गई? 25 आ गई। अगर कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 125 तक तो 30। कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 150 तक तो 35। कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 175 तक 40। कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 200 तक तो कितनी हो गई? कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 1000 तक, कौन बताएगा? 168 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पटकना, अपन को रटना है। ये चीज को क्या करोगे? रटोगे। इसमें क्या समझे भाई कि 9 कैसे आया है कि 6 कैसे आया? तो इनको क्या करना पड़ेगा? अपन को रटना पड़ेगा। तो बताओ, देखे याद करने का तरीका बता दूं? है देखो, थोड़ा सा दिमाग अपने पास में रखना। मैंने यहाँ पे लिखा 1 से 50, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। पहले यहां तक याद करवाता हूं मैं, 1 सेकंड के अंदर आपको याद हो जाएगा। लिखना कैसे? 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। आपको याद क्या करना है? कुछ नहीं याद करना, आपको याद करना है 9 6 6 4। 4 बार बोलो, देखे 9 6 6 4, 9 6 6 9 6 6, अरे बोलो 9 6 6 9 6 6, हो गया याद? 9 6 6, ऐसे बोलो छिन्नू 64, ऐसे तो बोल सकते हो ना? ऐसे नहीं बोला, 9 6 6 4। याद रखना अपन को कैसे भी करके। 9 6 6 4 कैसे रखोगे?
अरे बोलो 9664। ये क्या है भाई? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या 966 रख लोगे यार। अब जब आप इन सबको जोड़ोगे ना तो कितनी हो जाएगी? 25। जोड़ देके 9 और 6 15, 15 6 21, 21 और 4 25 कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? 25। अब देखो 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 125, 1 से लेकर 150, 1 से लेकर 175, 1 से लेकर 100, 200। अब देखो इधर देखो, अरे इधर देख लो, 25 में 5 जोड़ा तो 30 में 5 जोड़ा तो 35 में 5 जोड़ा तो हर बार 5 जोड़ोगे क्या? अब की बार कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना हो गया? 25 30 35 40 और 5 5 जोड़ना है, लास्ट में 6 जोड़ देना। अपने बाप का क्या जाता है भाई, 6 का तो 6 जोड़ देंगे, है ना? अरे समझ में आया कि नहीं? तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी? 9 6 6 4, 9 और 6 15। 1 से लेकर 175 तक, 1 से लेकर 175 तक कितनी? 175 भाई ढूंढेंगे यहां पर। 1 से लेकर 175 कितनी हो गई? आ गया समझ में? अब कोई भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितनी? 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितनी? आपके दिमाग में तुरंत आएगा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 46। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? मैं पहली 25 बाहर निकाल लूं तो बाकी बची जो क्या होगी? 100 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या होगी। नहीं आया समझ में? कि भाई 200 तक तो 46 अभाज्य संख्या है, 100 तक 25 है और मुझे 100 से 200 के बीच का कह रहा है, तो 100 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होगी उनको बाहर निकालूंगा, बाकी जो बचेगी 200 तक की बचेगी। हाँ कि ना? नहीं समझे? नहीं समझे क्या? 46 क्या है? 200 तक की अभाज्य संख्या, और कहां से? 1 से लेकर 200 तक। और मुझे प्रश्न पूछ रहा है कि 100 से लेकर 200 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी? तो मैं क्या करूंगा? पहले ये पता करूंगा 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है, और फिर इनमें से 1 से लेकर 100 वाली संख्या को बाहर निकालूंगा, बाकी जो बचेगा 100 से 200 के बीच की बचेगी। तो 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या, और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 25। तो बचा कितना? तो 21 क्या है? 100 से 200 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। आया समझ में? अब जैसे कि यहां पर देखो, अगर मैं कह दूं 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4। अब यदि मैं कह दूं 10 से लेकर 20 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? 10 से 20 के बीच में, यानी कि मुझे इन पहले 4 को छोड़ना पड़ेगा, मुझे 10 के बाद की लेनी है, तो 1 2 3 और 4। अब यदि मुझे याद हो कि 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या 8 है, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 8, और मुझे कह रहा है कि 10 से 20 के बीच की बतानी है। इसका मतलब 10 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, 10 से पहले कितनी अभाज्य संख्या? 1 2 3 4, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा? 4 माइनस में, तो फिर 4 कौन सी बचेगी? ये 4 बचेगी। आगे समझ में? बस यही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। आपको याद है कि 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। जब 100 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको बाहर निकाल लूंगा, तो 100 से 200 के बीच की अभाज्य संख्या बचेगी। आ गया समझ में? अब यदि कोई आपसे पूछे, सिंपल से प्रश्न, बेसिक प्रश्न, अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, कोई आपसे पूछे कि जो अभाज्य संख्या होती है वे कैसी संख्या होती है? सम संख्या या विषम संख्या? अरे बोलो। अगर कोई भी सिंपल सा प्रश्न आपसे आके पूछ ले कि जो अभाज्य संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? सम संख्या या विषम संख्या? सम और विषम दोनों। एकमात्र सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है, और वो कौन है? तो एकमात्र 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम संख्या है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होंगी? विषम संख्या। पहले बढ़ गया? अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है,
कोई आपसे प्रश्न पूछे पहली विषम अभाज्य कौन सी है, पहले पड़ गया मैंने क्या पूछा? कोई आपसे यूं प्रश्न पूछे कि सम अभाज्य संख्या कौन सी, दो। पहली अभाज्य संख्या कौन सी, पहली विषम अभाज्य कौन सी, तो तीन। तो कौन सी हो जाएगी, तीन। पहले बढ़ गया। अब आगे बढ़े। अब यदि कोई भी संख्या आपके सामने दे दे, जैसे कि मैंने लिख दिया 101, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है बताओ, कैसे पता करेंगे? तो अभाज्य जांच करने का तरीका सीख लो, काम आएगा। अभाज्य संख्या की जांच। अब जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 101, मैं लिख लेता हूं 201, मैंने लिख दिया 301, मैंने लिख दिया 401। अब इन चारों में से कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, आपको पता करना है। तो पता करने का तरीका सिंपल सा, कि जो संख्या आपको दे रखी, जैसे कि यहाँ पर 101 दे रखा है, तो आपको ढूंढना है कि 101 से तुरंत बड़ा कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। 101 से बड़ा है 100, तो कौन सा हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 होता है भाई। 121 क्या है? एक वर्गमूल है। आपको देखना कि 100 से तुरंत बड़ा वर्गमूल कौन सा है। तो 121, आप मुझे बताओ 121 किसका वर्ग है? 11। अब आपको 11 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या? आप कहेंगे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 खुद भी है। 11 खुद भी है। ये जितनी भी संख्या आपके पास में आई, इन सब का भाग देकर आपको चेक करना है। क्या 101 के अंदर 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 101 के अंदर 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 101 के अंदर 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 101 के अंदर 7 का भाग जाएगा? कि साहब पता नहीं, भाग देके देखेंगे। तो 101 के अंदर 7 का भाग दो, 7 एकम 7 बचा 3, फिर 1 उतरा तो कितना हो गया? 31। 31 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, तो इसके अंदर भी 7 का भाग नहीं जाएगा। और लास्ट में कौन बचा? 11। क्या 101 के अंदर 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए 101 क्या है? 101 क्या है भाई? अभाज्य संख्या। 101 क्या है? अभाज्य संख्या। आया समझ में? कि आपको जो भी संख्या दे रखी है ना, उससे तुरंत बड़ी वर्गमूल ढूंढना है, तुरंत बड़ा वर्गमूल ढूंढना है। और आपको बाद में पता करना है कि ये वर्गमूल है क्या। आपने 101 से तुरंत बड़ा क्या ढूंढा? 121, और 121 का वर्गमूल कितना? 11। यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। अब 11 या 11 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सब का भाग देकर आपको चेक करना है। पहले बढ़ गया। अब दूसरा आपके पास में आया 201। आपके पास में क्या आया भाई? 201। अब 201 से तुरंत बड़ा कौन सा वर्ग होगा? 225 किसका है? 225 किसका है भाई? 15 का। 225 किसका है? 15 का। 15 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे जाना ही नहीं है अपन को। 15 से पहले पहले रहना है। क्या 201 के अंदर 2 का भाग जाएगा? क्या 201 के अंदर 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 201 के अंदर 3 का भाग जाएगा। 201 के अंदर 3 का भाग चला गया, इसलिए ये क्या संख्या नहीं है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है भाई? अभाज्य संख्या नहीं है। 301 का बताओ, जल्दी बताओ। 301 का बताओ। समझ में आ गया ना? निकालो। 301 भाज्य संख्या है कि नहीं है?
अरे गणित पढ़ते हो तो आपको स्कूल के दिन याद नहीं आते? स्कूल के दिन याद नहीं आते क्या? मेरे को तो खूब आते हैं। पूछो कैसे? कि जब छोटे थे इतने से और अपने मास्टर जी अपन को खड़ा होके बोलते कि बता 2 का पहाड़ा बता, अपन बोलते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर अपन को पूछते कि भाई 6 कहाँ गया? 6 तो कहाँ रह गया सर? 6 तो मुंह में ही रह गया। नहीं हुआ ऐसा किसी आप लोगों के साथ में? फिर आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से है, नहीं पढ़ा। अगर आपसे कोई गिनती पूछता 1 2 3 5 8 6 7 ऐसे कर लेते थे ना। कोई पूछता कि भाई 5 कहाँ गया? कि सर 5 तो मुंह में ही रह गया है। 301 का भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए हाँ विद्या, पता नहीं। देखो 301 से तुरंत बड़ी वर्ग कौन सा है? 324 किसका है भाई? 324 किसका है? इसके लिए आपको क्या याद होने चाहिए? पहले वर्गमूल याद होने चाहिए, आपको वर्ग याद होने चाहिए, आपको घन याद होने चाहिए, आपको 10 का पहाड़ा भी आना चाहिए, है ना, तब ये आएगा। अब 324 है किसका वर्गमूल? 324 का वर्गमूल 18 है। 324 किसका वर्ग है? तो 18 का। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 18 से पहले कितनी अभाज्य संख्या है कि साहब? ये वाली सेम और इसके बाद में ये कौन सी है? 17। अब 301 के अंदर 2 का भाग जाएगा? नहीं जा रहा। 300 भाई 2 का भाग जाने के लिए कई अंक 0 1 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहां पर 1 है, 2 का तो नहीं जा रहा। अब 3 का भाग जाएगा क्या? 4 का भाग जाएगा, 5 का, 6 का, 6 का, 6 तो अपन को देखना ही नहीं है। किसका भाग देखना है? 7 का। किसका भाग देखना है? 7 का जाएगा क्या? 7 चौक 28, पीछे बचा 2, उतारा 1, हो गया 21। 21 के अंदर 7 का भाग, इसलिए ये भी क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताओ 401, चलो 401 के आसपास वर्ग कौन सा है? कितना है भाई? 441 किसका है? 21 का। 21 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है भाग देकर बताओ भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 401 का बताओ, जल्दी बताओ, आप सबको बताना है। इतना हिंट मैंने दे दिया, आप माना कि आपको याद नहीं है। अभाज्य है, किसका भाग जा रहा है? किसी का। देखो 21 से पहले कौन कौन सी? इसमें एक 19 ऐड हो जाएगा, बाकी सारी सेम है, हैं? अब 401 के अंदर 2 का भाग जाएगा क्या? 3 का, 4 4 नहीं जाएगा, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का। भाग देके देखा? देख लिया भाग देके? तो 401 क्या है? अभाज्य संख्या है। जिसने बोला था कि अभाज्य संख्या नहीं है वो मुझे बताओ किसका भाग गया? भाग दिया ही नहीं कि सर देखने में थोड़ा अच्छा लगा, हमने कह दिया कि अभाज्य संख्या है, हैं? तो आ गया समझ में? आगे बढ़े, पता कर लोगे कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक क्या याद होने चाहिए? वर्ग याद होने चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 15 तक तो घन याद होने चाहिए। कम से कम 12 तक तो क्या आने चाहिए? पहाड़े। 12 तक कल पहाड़े याद कर गया होगे, परसों 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद कर गया होगे, 1 से लेकर 15 तक तरसों घन याद कर गया होगे। कल 12 तक पहाड़े पूछूंगा मैं, ओके? याद है 12 तक पहाड़ा? 10 का सुनो।
15 का पहाड़ा किस किस को आता है? 15 का पहाड़ा, अरे भाई अपने बचपन में मास्टर जी जब भी पहाड़ा पूछते थे ना, बच्चे बोल 15 का पहाड़ा बोल। 15 का 15, 15 दो 30, 30 45, चौको 60, कौने 75, चौकुड़ा 90, अंटू 20, 9 35, डबाक, ऐसे बोला है ना। ये भी डबाक 150 क्या होता है? हैं? ऐसे ही बोलते थे। किस किसने बोला ऐसा? हाँ। और आपको पता है जो अपन से पहले वाली पीढ़ी थी ना, वो ऐसे 1.5 का पहाड़ा याद करते, पौने का पहाड़ा याद करते, 2.5 का पहाड़ा याद करते। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको 2.5 का पहाड़ा भी आता है, 1.5 का पहाड़ा भी आता है। मेरे को सुनाते थे वो बचपन में कि 2.5 कम 2.5, 2.5 दूना 5, 2.5 तिया हाथ हाथ, ऐसा सुनाते थे वो मेरे को। क्यों नहीं होता? कोई भी संख्या होती है उसका पहाड़ा होता है। आपने पढ़ा नहीं है वो एक अलग बात है। भाई देखो, आप क्या लिखते हो? 2 इंटू 1 कितना? 2 इंटू 2 कितना? तो अगर मैं 2.5 इंटू 1 लिखूं तो ये कितना हो गया? 2.5। तो 2.5 गुणा 2 कितना हो गया? तो ये पहाड़ा बन रहा है ना। आगे ऐसी तरह लिखेंगे तो पहाड़ा बन गया। कौन कहता किसी भी संख्या का पहाड़ा नहीं होता? बस तकलीफ इतनी कि अपन याद करते नहीं है। फिलहाल अपन को यहीं पर रहना है, 2.5 का पहाड़ा नहीं सीखना। अब 12 तक पहाड़ा यूं ही सीख के आ जाओ, आपकी बलियारी है। ठीक है, करके आओगे ना कल याद। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखो अगली हेडिंग लगाओ, भाज्य संख्या। क्या भाई? भाज्य संख्या। कौन बताएगा भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक हो। कम से कम गुणनखंड कितने होने चाहिए? 3। 2 से अधिक होने चाहिए। अगर गुणनखंड 2 हो गए तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? जिनका गुणनखंड 1 हो गया तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। पल्ले पड़ गया। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें 1 व स्वयं के अलावा 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। कैसी संख्या है भाई? भाज्य संख्या है। यानी कि मैं इसे क्या कह सकता हूं? अर्थात जिनके गुणनखंड कितने हो? 2 से अधिक। जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। मैंने लिखा आपके सामने एक संख्या 4। तो 4 के गुणनखंड कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, और इसके गुणनखंड कितने हो गए? इसके 3 क्या हो गए? 3 इसके गुणनखंड हो गए, हाँ कि ना? भाई 4 आपने लिखा, 4 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 4 के अंदर 3 का भी भाग जा रहा है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। मैंने आपके सामने लिखा 12। 12 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 12 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 12 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 12 के अंदर 4 का भाग, 12 के अंदर 6 का भाग, 12 के अंदर। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? ये सब इसके क्या है? इसके गुणनखंड 2 से अधिक हुए कि नहीं? हाँ कि ना भाई? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक या 3 से अधिक हो, वे कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो यहां पर एक नोट करके आप लिख सकते हैं, 0 व 1। 0 व 1 ना तो अभाज्य है, और ना ही भाज्य। भाई कि 0 और 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इज दैट क्लियर? तो भाज्य संख्या क्या होती है कि जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक या 2 से अधिक हो।
जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। पल्ले पड़ा कि नहीं? एक बार जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर ले, फिर आगे सीखेंगे। और चलिए यहां से शुरू किया था अपन। सबसे पहले अपन ने सीखा था संख्या। संख्या क्या होती है? अंकों से मिलकर संख्या बनती है। और संख्या कितने प्रकार की? पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, पूरा फोकस यहाँ पे रखना, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। संख्या कितने प्रकार की? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है? जो अपने जीवन में काम आती है, डेली जीवन में काम आती है। और काल्पनिक संख्या की एक इमेजिन कर लिया और संख्या लिख दी कि साहब ये संख्या है, वो क्या हो गई? काल्पनिक संख्या। और जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिल जाती है तो कौन सी संख्या बन जाएगी? मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या फिर अपन ने कितने प्रकार की पढ़ी? कौन कौन सी? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या के अंदर बहुत सारी संख्या आती है। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या से अभाज्य संख्या, और भी बहुत सीखेंगे। और दशमलव के अंदर 2 प्रकार के। कौन कौन से? शांत दशमलव और अशांत। शांत क्या होता है? जो एक सीमा के बाद में खत्म हो जाए। और अशांत क्या होता है? जो रुकने का नाम भी ना ले। वो कैसी संख्या? अशांत के अंदर फिर अपन ने कितने प्रकार की संख्या पढ़ी? 2। कौन कौन सी? आवर्ती। अरे भाई आवर्ती को ऐसे लिखा जाता है क्या? है? अरे मूर्खों, हिंदी नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? मैंने गलत लिखा? दोनों जगह गलत लिखा है क्या? वेरी गुड। आवर्ती ऐसे नहीं लिखा जाता। आवर्ती कैसे लिखा जाता है? देख लो रे, हिंदी पढ़ते नहीं हो। आवर्ती ऐसे लिखा जाता है, आवर्ती और अनावर्ती ऐसे लिखा जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, ऐसे किसने लिखा? सबने ऐसे लिखा? सही लिखा? चलिए, तो आवर्ती अशांत दशमलव क्या हो गया? जो रिपीट हो रहा है, कि दशमलव के बाद में वे संख्या जो रिपीट हो रही है। बात समझ गए? और जो रिपीट नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव। समझ में आ गया? इसके बाद में अपन ने बात की थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें भिन्न में लिखा जा सके, और भिन्न में यानी कि अंश और हर में लिखा जा सके। और हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने बात की थी परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें भिन्न में नहीं लिखा जा सके। अगर आपसे कोई भी पूछ ले पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान 22/7 देकर आपसे प्रश्न पूछे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? 22/7 एक भिन्न संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद में अपन ने बात की थी किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में, जो बचपन में आपने खूब पढ़ी होगी कि संख्या रेखा जो होती है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक जाए, वो कैसी संख्या है भाई? वो क्या होती है? संख्या रेखा होती है। और इसी संख्या रेखा को उन्होंने क्या कहा? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? कि नेगेटिव अनंत से लेकर पॉजिटिव अनंत तक जाए, कि 0 1 2 4 5 है ऐसे करके अनंत तक। 0 से पहले -1 -2 -3 -4 और माइनस अनंत तक। वे कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। वे कैसी संख्या है? अब इसी के अंदर कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं इस संख्या रेखा से। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ ले, रीजनिंग के अंदर पूछ सकता है, मैथ्स के अंदर आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, आपसे कोई पूछे कि बेटा कहाँ पढ़ते हो, तो आप क्या कहोगे? एजुकिंग। अच्छा एजुकिंग में पढ़ते हो, तो फिर बता, एक सवाल का जवाब बता। तो बता, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी? पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी? कि साहब धनात्मक की कह रहे हो तो पहली तो 1 है। धनात्मक की कह रहे हो 1 से शुरू होता है, और पहली की बात कर रहे हो तो 1 हो गया। अगर वो ऐसे पूछ ले कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी, तो भी 1। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी, तो आप क्या हाथ खड़े कर देंगे? साहब मेरे को तो नहीं पता।
क्यों? क्योंकि ये संख्या कहां तक जाती है? अनंत तक, और जो संख्या अनंत तक जाती है उसका कोई भी जवाब नहीं होता। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी, वेरी गुड, माइनस का एक। कोई आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब की बार हाथ खड़े नहीं करने हैं, अब की बार क्या देना है? जवाब देना। और जवाब क्या होगा? जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे ना, संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। अपन इधर से चलना शुरू किया, इधर जा रहे हैं, तो माइनस का एक सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं है? माइनस का एक सबसे बड़ा है कि नहीं? माइनस एक से बड़ा है जीरो, और जीरो से बड़ा है एक, एक से बड़ा है दो, दो से बड़ा है तीन। तो ऐसे इधर जाएंगे तो बड़ा, और इधर आएंगे तो भाई तीन से छोटा दो है, दो से छोटा एक है, एक से छोटा, जीरो से छोटा कौन है जी? माइनस एक से छोटा कौन है? माइनस दो से छोटा कौन है? माइनस का तीन। ऐसे जाएंगे तो छोटा, ऐसे जाएंगे तो बड़ा। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? माइनस का एक। आई बात समझ में? इसके बाद में अपन ने बात की थी पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। क्या होती है जी पूर्ण संख्या? कि साहब जब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को छोड़ दे, किसको छोड़ दे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक बोले तो माइनस एक से लेकर माइनस, इनको जब छोड़ देंगे ना, इनके अलावा जितनी भी संख्या बच रही है जीरो सहित, तो वो कैसी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। वो कैसी संख्या हो गई भाई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में अपन ने बात की थी प्राकृत संख्या की, जब जीरो को छोड़ दे उसके आगे चले, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या को ले, तो वह कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। वह कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। अगर कोई आपसे कह दे कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, तो फॉर्मूला कौन बताएगा? n n प्लस वन अपॉन, याद है रे, प्लस वन अपॉन टू। जैसे कि प्राकृत संख्या आपको दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का टोटल करो। देखे इन सब का क्या करो? टोटल। तो इनका टोटल एक फॉर्मूले से क्या जा सकता है? नहीं साहब मैं तो ऐसे जोड़ूंगा 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36, कि मैं तो ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे नहीं जोड़ना। n का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट नंबर कितना है? 8। 8 प्लस 1 बट्टे में 2। 8 और 1 कितना हो गया? बट गुणा किससे करेंगे? बट्टे में 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 9 गुणा 4 कितना हो गया? 36। 9 गुणा 4 कितना हो गया? 36। तो ये प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो गया? n प्लस वन अपॉन टू। n प्लस वन अपॉन टू। जब मैं बट्टे में से 2 हटा दूंगा ना, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? सम संख्याओं का योग निकालने का। सम संख्याओं का योग निकाला कैसे? कि मैंने लिखा 2 4 6 8 10, इनका टोटल निकालो। देखे जोड़ो, 2 और 4 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। फॉर्मूला क्या है? n प्लस वन अपॉन में 2 नहीं आए। अब यहां पर संख्या कितनी है भाई? 5 संख्या है। संख्या कितनी हो गई? 5। n का मान कितना आ गया? 5 गुणा 6, 5 और 1 6, तो 5 गुणा 6 कितना हो गया? 30। 5 गुणा 6 कितना हो गया भाई? 30। समझे कि नहीं समझे? अब यहां पर ये गलती मत कर देना कि साहब लास्ट की संख्या कितनी है, तो 10 गुणा, ऐसे मत करना, गलत हो जाओगे। सम संख्या नंबर ऑफ संख्या कितनी है, कि संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5 संख्या, तो अपन ने यहाँ पर 5 लिया कि नहीं साहब? मैं तो सबसे लास्ट वाली संख्या को पकड़ूंगा। 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 110। और आप क्या हो जाओगे? दुर्घटना ग्रसित होकर शहीद हो जाओगे। पहले बढ़ गया ना? जब भी ये सम संख्या का फॉर्मूला लगाओ थोड़ा सा सावधान रहना। n प्लस वन, या फिर इसको अलग तरीके से लिख लो, यहाँ पे लिख लो x प्लस वन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई ना? चलिए अब आगे बढ़ो। प्राकृत संख्याओं के बाद में अपन ने बात की थी सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाज्य हो। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से
भाज्य ना हो। और इसके बाद अपन ने बात की थी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाता हो। कैसी संख्या है अभाज्य संख्या? पहली अभाज्य संख्या कौन सी? एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी? पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी? 3। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? कैसे याद रखना है? 9 6 6 9 6 6 सबको जोड़ा तो कितनी हो गई? 25 के बाद में 30 35 40 और 146। ठीक है, देखो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी? 25। 1 से लेकर 25 तक तो हो गई। 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 1 से 100, 1 से 25, 1 से 125, 1 से 150, 1 से 175, 1 से 246 और 1 से 1000, 168। रख लोगे याद? अभाज्य संख्या की जांच कैसे करेंगे कि साहब जैसे कि 100 कोई संख्या दे दी और मुझसे पूछा कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 100 से तुरंत बड़ी मैं क्या ढूंढूंगा? वर्ग संख्या ढूंढूंगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो मुझे 100 से तुरंत बड़ी मिली 121 और 121 का वर्गमूल कितना है? 11। और 11 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सब का भाग देकर मैं जांच करूंगा। उन सब का भाग देकर मैं जांच करूंगा। 5 संख्या आपको मिली तो पांचों संख्याओं का 101 के अंदर भाग देना है। अगर इन सब का भाग नहीं जाता तो कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ओके, इसके बाद में अपन ने बात की थी भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके गुणनखंड कितने हो? जिनके गुणनखंड 2 होंगे वो कैसी संख्या? 0 और 1 क्या नहीं है? ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 0 क्या है, नकारात्मक या सकारात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऋणात्मक या धनात्मक? दोनों नहीं है, उदासीन है, शांत है, आपके जैसा। तब हम क्या है? एक सीमा के बाद में क्या हो जाते हैं? खत्म। एक सीमा के बाद में क्या हो जाता है भाई? उदासीन है। उदासीन हो हैं? कुछ कह नहीं सकते सर, है ना? उदासीन हो रहे कि सर उदासीन तो नहीं है लेकिन उदास उदास जरूर है। आपको यहाँ पे किसी ने ऐसे मुक्के मार के बैठाया कि जा बैठ? अरे थोड़ी एक्टिव रहो, चेहरे पे ऐसे रौनक रखो। भाई ऐसे थोड़ी ना है कि साहब मैं तो हाथ पैर टूटे हुए हैं, मजदूरी नहीं कर सकता, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, अब मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो मेरी मजबूरी हो गई, है ना? ऐसा तो नहीं है ना? क्या सिलेक्शन लेना जीवन का अंतिम सत्य है क्या? है अंतिम सत्य तो? अरे नौकरी जीवन से बड़ी थोड़ी ना है। जीवन एक ही बार मिलता है। जब आप 100 साल के हो जाओगे ना, जब आप 10,000 साल के हो जाओगे ना, उसके बाद में आप पंच तत्व में विलीन हो जाओगे। 10,000 साल बाद में हो जाओगे ना? पहले हो जाओगे? पहले मैं क्यों बोलूं भाई आप पहले हो जाओ? मैं तो चाहूं आप 10,000 साल तक जियो। हैं? आप अपनी अरबों खरबों की संख्या में पीढ़ियां देखो। हैं? क्यों भाई पहले जाए? 10,000 साल तक जीना है। और ये जो पढ़ रहे हो ना, ये आपको कितने साल तक याद रखना है? रख लोगे? रखना पड़ेगा, नहीं तो जाओगे कहाँ? रखना पड़ेगा ना। अगर आप 100 साल के बाद में स्वाह हो जाओ ना, जब आपकी ऐसे वापिस से खोदा जाए कि कहा इनको, कि सर हमको तो गाड़ते ही नहीं, हम को तो बाहर देते हैं, लोपो दे भाई तो है। जब आपके अगली 7वीं पीढ़ी गंगा जी आए आपसे मिलने कि बताओ दादाजी या दादी जी प्राकृत संख्या क्या होती है, तब भी आपको याद रखना है। एकदम उधर गंगा नदी के पास में ऐसे बाउंड्री बन के बाहर आना है, बूम, एकदम से बाहर आओगे ना ऐसे है, एकदम से बाहर आना और बोला कि प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेकर, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से लेकर, पूर्णांक संख्या नेगेटिव अनंत से लेकर, ये कब बताना है? आया समझ में कि नहीं? आ गया? चलिए अब आगे बढ़ो। है जी स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या
सअभाज्य संख्या। कौन बताएगा सअभाज्य संख्या? पढ़ रखी है पहले किसी ने? ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसी संख्या है, लिखो, ऐसी दो संख्या है, ऐसी दो संख्या है जिनका कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, एक के अलावा। भाई एक का भाग तो सब में जाएगा, एक तो गुणनखंड सबका रहेगा, समझे कि नहीं समझे? ऐसी दो संख्या है जिनका गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। जिनका एचसीएफ कितना हो? जिनका एचसीएफ, भाई एचसीएफ सुना है कभी आप लोगों ने? किस किस ने सुना है? जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, वो कैसी संख्या होगी? सअभाज्य संख्या। जैसे कि मैंने लिखा 2 और 3, जैसे कि मैंने क्या लिखा? 2 और 3। 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा और 2 होगा। 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा और 3 होगा। इनका एक के अलावा क्या इनका कोई कॉमन गुणनखंड आ रहा है? इन दोनों के अलग अलग गुणनखंड आ रहे हैं। भाई एक को तो आपको इग्नोर कर देना है, तो 2 और 3 क्या है? सअभाज्य संख्या। मैं लिखता हूं 6 और 18। मैंने लिखा 6 और 18। क्या ये सअभाज्य संख्या है? कैसे पता करेंगे कि इनके गुणनखंड कॉमन नहीं आना चाहिए? तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा बोलो? कि साहब 1 है, 2 है, 3 है और ये इनके गुणनखंड हो गए। अब 18 के गुणनखंड बताओ कि साहब 1 है और 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। ये इनके गुणनखंड हो गए। अब क्या इनके कॉमन गुणनखंड आ रहे हैं क्या? यहाँ पे भी 3 आ रहा, यहाँ पे भी 3 आ रहा, यहाँ पे भी 6 आ रहा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? कि इनके कैसे मिल गए? कॉमन गुणनखंड मिल गए, इसलिए ये दोनों क्या नहीं है? सअभाज्य संख्या नहीं है। यहां पर अपन को कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिला, इसलिए सअभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पर अपन को क्या मिल रहा है? कॉमन गुणनखंड मिल रहा है। भाई गुणनखंड निकालना आता है कि नहीं आता? आता है? नहीं आता तो सीख लो। जैसे कि आपने निकाला 18, 18 के अंदर 2 का भाग, 9 के अंदर 3 का भाग, 3 के अंदर 3 का भाग, एक। अब 18 के अंदर 6 का भी भाग जाता है, 18 के अंदर 9 का भी भाग जाता है। अरे जाता है कि नहीं जाता? तो ये इनके गुणनखंड होते हैं। ये इनके क्या होते हैं? गुणनखंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको तो इनके जितने भी भाग जा सके वो सारे लिखने हैं कि 18 के अंदर 1 का भाग जा रहा, 18 के अंदर 2 का भाग जा रहा, 18 के अंदर 3 का जा रहा, 6 का जा रहा, 9 का जा रहा। और अब यहाँ पर जितनी भी संख्या आपको दे रखी है, 2 संख्या आपको देंगे, दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन गुणनखंड नहीं होना। आप मुझे बताओ, आपने लिखा 5 और 7, क्या ये सअभाज्य संख्या है? हाँ या ना? हाँ कि ना? सअभाज्य संख्या है कि नहीं? हाँ या ना? है। ये क्या है? सअभाज्य संख्या। क्यों? 5 का गुणनखंड क्या है? 1 और 7 का क्या होगा? 1 और, यहां पर 1 के अलावा, 1 के अलावा यहां पर 7 है, यहां पर क्या है? तो यहां पर अपन को क्या ना मिला? कॉमन गुणनखंड नहीं मिला, इसलिए कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या। अब आपने लिखा 3 और 20, आपने लिखा 3 और 20, 3 और 20 सअभाज्य संख्या है कि नहीं है? आपने लिखा भाई 3 और 20 ये सअभाज्य संख्या है या नहीं? हाँ या ना? कि साहब जब मैं 3 को देखता हूं ये अभाज्य संख्या है, जब मैं 3 को देखता हूं तो ये कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। लेकिन जब मैं 20 को देखता हूं, 20 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 20 तो क्या नहीं है? अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो क्या ये सअभाज्य संख्या होगी? तो भी ये क्या होगी? सअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या कह रही है अपन को बस कॉमन गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। अभाज्य संख्या है कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का कोई लेना देना नहीं कि जो 2 संख्या आपको दे रहे हैं भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है।
ध्यान बस इतना सा रखना है कि इनके अंदर किसी भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो बताओ 3 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 20 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, 10 है और 20 है। एक के अलावा कोई और कॉमन गुणनखंड मिल रहा है क्या? नहीं मिला। तो 3 और 20 क्या हो गए? सहअभाज्य संख्या हो गए, सहअभाज्य संख्या है। अब यदि मैं यहां पे लिखूं आपके सामने 8 और 20, तो क्या ये सहअभाज्य संख्या है? क्या ये सहअभाज्य संख्या है? क्यों भाई? कि साहब इसका गुणनखंड 1 2 है ना, वो 20 का भी है, तो इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं। बाकी वाला मुझे जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 से काम निपट गया कि 8 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, 20 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 8 के अंदर 4 का भी भाग जाएगा, 20 के अंदर भी 4 का भाग जाएगा, 8 के अंदर और किसका भाग जाएगा? अपन को तो कॉमन गुणनखंड 1 ही मिल गया, तो भी काम हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे 20 की जगह पे कितना लिख दूं? 15 लिख दूं। अगर मैं 20 की जगह पे कितना लिख दूं कि 8 और 15 क्या अभाज्य सहअभाज्य संख्या है? जब आप इन दोनों संख्याओं को देखेंगे, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या तो नहीं है। क्या नहीं है? अभाज्य संख्या। तो क्या 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या 15 अभाज्य संख्या है? नहीं है। लेकिन क्या ये सहअभाज्य संख्या है? कि साहब जब मैं 8 के गुणनखंड करता हूं तो मुझे मिला 2 4 और ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड। और 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 3 5 और 15। एक के अलावा क्या यहां पर कोई कॉमन नजर आ रहा? तो ये क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। ये क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। तो यहां पर जो कॉमन आपको मिला ना कि साहब यहां पर भी एक कॉमन मिला और यहां पर भी एक कॉमन मिला, ये क्या है आपका? ये आपका एचसीएफ है कि इन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? कि साहब यहां पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 1 ही है, इनके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, इनके अलावा कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? और जिनका एचसीएफ 1 हो वो संख्या क्या होगी? अब यहां पर देखो कि साहब जब मैंने 6 और 18 के गुणनखंड किए तो यहां पर कॉमन कौन मिला? कि 2 कॉमन मिल रहा, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा, यहाँ पे 6 कॉमन मिल रहा। तो यहाँ पर अपन को कॉमन कितने मिले? कि साहब मुझे यहाँ पर 3 कॉमन मिले। तो जब इन तीनों का गुणा कर दूंगा, 3 2 गुणा 3 गुणा 6, तो कितना हो गया? 36। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ कितना मिल रहा है? यहाँ पर अपन को एचसीएफ 36 मिला। लेकिन अपन को एचसीएफ कितना चाहिए? जब आपका एचसीएफ 1 होगा तो सहअभाज्य संख्या होगी, जब आपका एचसीएफ 1 नहीं होगा तो कैसी संख्या नहीं होगी? सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। थोड़ी सी थ्योरी है इस टॉपिक के अंदर शुरुआत में, और थोड़ी सी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। घर जाने के बाद में एक बार सब चीजों को वापस से देखना पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, पल्ले पड़ा कि नहीं? यहां तक आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो मुझे इतना सा बता दो कि आपने लिखा 12 और आपने लिखा 11 सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? सहअभाज्य संख्या है। ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलो भाई यहां तक उतार लो और एक बार वापिस से जितना अभी तक पढ़ा है उसका सबका क्या कर लो? रिवीजन। कौन सुनाएगा बिना देखे कि साहब मैं सुनाऊंगा? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। मैं आपके साथ साथ में ये स्लाइड चलाता रहूंगा। चलो इतना सा आपको लिए। कौन हिम्मत करेगा? खड़ा हो जाओ ईमानदारी से, कोई भी अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि बेटा शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी है, इसलिए इसका जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे चीजें आपके माइंड में और क्लियर हो जाएगी। जब आप खुद से खड़े होके बोलोगे ना और क्लियर हो जाएगी, फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर अब आप बैठो नीचे, अब आपका भाई आपकी बहन पड़ेगी यहाँ पर, है ना? अरे हिम्मत तो करो, किसी में हिम्मत नहीं है, मर जाओ रे तुम, डूब मरो। और कौन से वाले पानी के अंदर है? कायलाना के अंदर। क्यों पानी खराब कर रहे हो भाई? पीने के लिए वही आता है। कायलाना दिखा आपको सीधा है? अगर कायलाना दिखा है तो सबसे पहले एक सवाल, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? बता दो, हिम्मत है तो।
हिम्मत है तो बताओ, चैलेंज। नहीं पता किसी को? सर प्रताप सिंह, एकदम सही जवाब। ये सवाल बना था एक बार किसी भी भर्ती के अंदर कि कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया? सर प्रताप सिंह ने। और सर प्रताप सिंह, जब आप कोर्ट जाते हो ना, पुराना वाला जो पावटा के पास में है, जो उनके अंदर वो मूर्ति लगी हुई है ना, वो किन की है? सर प्रताप सिंह की है। और आपको पता है उस हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जज लोग बैठते हैं ना, वो सबसे पहले किसके आगे नतमस्तक होते हैं? सर प्रताप सिंह के आगे। कि साहब इनको अगर आपने नमस्कार कर लिया ना, आपका सब काम पार हो जाएंगे। और जिनको पता है कि इनका आशीर्वाद मिल गया ना, तो अपना काम बन जाएगा। जो भी एडवोकेट है, वकील के अलावा जो भी कोई भी अपने काम से जाता है ना, तो वो भी उनको नतमस्तक होके जाता है कि साहब मेरा काम आज हो जाए। भाई कोर्ट के अंदर कौन जाना चाहिए बार बार? आशीर्वाद है बेटा, ठीक है? तो क्या मरोगे? नहीं मरना। जिंदगी एक बारी मिली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना? तो सरकारी सिलेक्शन अपना अंतिम सत्य नहीं है, प्रयास जरूर करेंगे, 100% मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। देखो अगर आप पढ़ोगे तो आप इतना काबिल बन जाओगे, इतना अच्छे से काबिल बन जाओगे कि आपको फिर लालसा नहीं रहेगी कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। लेकिन इसके लिए शर्त इतनी सी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी एकदम। अरे कर लोगे ना मेहनत, पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, तुम्हारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मारवाड़ के अंदर एक कहावत है ना, भाई रोई तो री की तो हारे तो जानी पड़े। भले कुछ भी कर लो, अगर आपने घर छोड़ दिया ना पढ़ाई के लिए, कुछ भी कर लो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आज आपसे जाके कह दे कि जा तेरे को एक बलद दे दिया और जा खेत में निड़ाई गुड़ाई कर, तो नहीं होगा। अब उनको पता भी नहीं कि बलद चलता कैसे है, हैं? तो वो अपने बस की बात नहीं है। इसलिए अच्छे से पढ़ना मन लगा के। और स्पेशली लड़कों के लिए नौकरी मिलेगी तो क्या मिलेगी? नहीं तो बेटा कोई चोरी कौन देला, फिर वाला महाराज जो। ठीक है, चलो बाकी पढ़ेंगे अभी बाद में।